नमस्कार, मैं नुपुर जारोली जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सारी नई लाभकारी जानकारियां लेकर के हर रोज सुबह आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बिहार में जूट नगदी फसलों में से एक फसल है जिसे जलोढ़ मिट्टी और भारी वर्षा की आवश्यकता है। फिलहाल अभी इसकी बुआई का सही समय चल रहा है, तो जो किसान इसकी खेती करने की सोच रहे हैं वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखें, इस बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर कुमार से। किसान भाई नमस्कार। किसान भाई, सबसे पहले आप जान लें कि जूट की खेती हमारे बिहार में खास करके कई जिला है जहां पर जूट की अच्छी खेती होती है और उससे हमारे किसान काफ़ी आमदनी इनकम उससे ले रहे हैं। तो किसान भाई, इसके लिए आप जान लें किसान भाई कि लाइट सैंडिलोम से लेके सैंडिलोम भूमि इसके लिए उपयुक्त होती है, जिसमें कैल्केरियस की मात्रा नहीं के बराबर हो, वो भूमि इसके लिए काफ़ी पाट और जूट के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है किसान भाई। और इसका सोइंग टाइम जो है किसान भाई, आप जान लें कि फरवरी के अंतिम फरवरी से लेके ये मई तक, लास्ट मई तक इसको लगाया जाता है। और इसमें दो तरह के जो जूट होते हैं जिसको पाट भी कहते हैं, उसमें एक ओलिटोरियस होता है, एक कैप्सुलरीज होती है। तो किसान भाई जान लें कि ओलिटोरियस जो होता है उसको सोना तोता या मीठा या मनुयासी जूट कहते हैं, पाट कहते हैं, जिसका प्रभेद कुछ खास है। जैसे कि जो अच्छी प्रभेद है, इम्प्रूव्ड वेराइटी है, उसमें JRO 524 है, JRO 632 है, JRO 878 है किसान भाई, और JRO 66 और एक और प्रभेद है जो कि S19 है। ये किसी प्रभेद का आप किसान भाई चयन करके आप लगाएंगे। उसी तरह किसान भाई कैप्सुलरिस जो एक वैरायटी है जिसको सादा तीता या जलयासी पाट कहते हैं, कुछ इम्प्रूव्ड जो उन्नत किस्म है वो JRC 212, JRC 321, JRC 74, 47 है। ये किसी भी प्रभेद का किसान भाई आप सिलेक्शन करके आप इसके खेती कर सकते हैं। और इसमें किसान भाई अच्छी तरह से जुताई, खेत का प्रिपरेशन करेंगे। किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए उसके आधार को मजबूत करना जरूरी होता है और इसके लिए खेत की तैयारी का काम अहम होता है। इसके लिए खेत की एक बार गहरी जुताई करें, बाद में 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर के माध्यम से करके पाटा लगा दें। साथ ही यदि संभव हो तो आखिरी जुताई के समय 10 टन गोबर की खाद को खेत में मिला दें। आधुनिक युग में वैज्ञानिक तरीके से खेती करना तभी संभव है जब किसान को यह पता हो कि आखिर उसके खेत में पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है, और इसके लिए जरूरी है कि वह मिट्टी की जाँच कराकर पोषक तत्वों की पूर्ति करे। जूट यानी पटसन की बात करें तो इसके लिए कौन कौन पोषक तत्वों को कितनी मात्रा में कब देना है, आइए जानते हैं। और प्रिपरेशन करके उसमें जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास होता है, पहली जुताई, दूसरी और अंतिम जुताई करते हैं तो उस समय आप खाद का प्रयोग करेंगे। 40 kg नाइट्रोजन, 20 kg फास्फोरस और 20 kg पोटास की आवश्यकता होती है। और इसको खेत में अच्छी तरह से बराबर मात्रा में भुरकाव करके और इसका बुआई आप कर देंगे। किसान भाई, एक और जानने की जरूरत है किसान भाई, हमारे किसान भाई क्या करते हैं, खास करके देखते हैं कि जब बुआई का समय होता है तो उसका सीड रेट कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो किसान भाई इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जब ओलिटोरियस वेराइटी का प्रयोग करते हैं तो उसमें 5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर का आपको जरूरत होती है, इसी हिसाब से आप लगाएंगे। जब कैप्सुलरीज की वेराइटी का प्रयोग करते हैं किसान भाई तो 7.5 kg प्रति हेक्टेयर आप इसका उपयोग करेंगे। तो इस तरह से बुआई कर देने के बाद किसान भाई आप देखेंगे कि जब ये इसका उत्पादन होगा, जिसका वो रेशा के लिए उत्पादन करते हैं तो वो 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की तरफ। आजकल कोरोना को लेकर अफवाहों का दौर जारी है। सोशल मीडिया पर पशुओं से जुड़ी कई खबरें फैली हुई, जिससे पशुपालन से जुड़े किसान भी काफी परेशान हैं। अगर आप भी गाय भैंसों का पालन कर रहे हैं तो इनको स्वस्थ रखते हुए इनकी देखरेख कैसे करें, इस बारे में जानते हैं जिला पूर्वी सिंहभूम के पशु चिकित्सक डॉक्टर राजेश कुमार सिंह से। टीवी 18 के प्रोग्राम अन्नदाता के माध्यम से हम अपने पशुपालकों को ये बताना चाहते हैं कि अभी वैश्विक महामारी कोरोना के द्वारा जो तरह तरह की एडवाइजरी गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई है, और उसी संबंध में हम अपने पशुपालकों को ये बताना चाहते हैं कि भारत सरकार भी इसके मद्देनज़र एडवाइजरी जारी की है। और ये एडवाइजरी इस तरह है कि हम सबसे पहले हमारे पशुपालक भाइयों को मैं ये बता दूं, कोरोना 19 का जो संक्रमण है पशुओं से आदमी में ऐसा संक्रमित होने का रिपोर्ट अभी तक नहीं है। एक रिपोर्ट आई थी कि न्यूयॉर्क के चिड़ियाखाने में एक बाघ का संक्रमण कोविड-19 के द्वारा हुआ था, और एक और रिपोर्ट था कि कुत्तों के द्वारा भी कोविड-19 का संक्रमण मनुष्यों में हुआ था। लेकिन इसका कोई भी पूर्ण रूप से पुष्टि नहीं हुआ है। केवल आपको विशेष सावधानियां बरतनी है अपने लिए, अपने जो भी आपके जो उपभोक्ता हैं उनके लिए और अपने समाज के लिए। पशु पक्षियों में रोग और संक्रमण का शीघ्र पता लगाने से मनुष्यों में उनके संचरण को प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है। इसके लिए अनिवार्य है कि मानव कल्याण में पशु स्वास्थ्य के महत्व पर बार बार बात हो। वैसे भी पशुओं पक्षियों के माध्यम से संक्रामक रोग मनुष्यों में न फैले, इसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि न केवल मनुष्य बल्कि पशु पक्षियों और पर्यावरण को भी स्वस्थ रखा जाए। सबसे पहले पशुपालक भाई, आपको सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि सामाजिक दूरी को बनाए रखना है, जैसे कि सरकार ने बताया है और सोशल मीडिया के द्वारा आपको बताया जा रहा है। इसके अलावा आप जब भी अपने पशुशाला गौशाला में जो काम करें तो मास्क पहन कर करें। इसके अलावा साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दें। अगर आप के पशु को आप जब खाना देना जाते हैं या पानी देना जाते हैं तो उस समय देने के उपरांत, अपना कार्य करने के उपरांत अपने हाथ को साबुन से ठीक से धो लें, खास करके सैनिटाइजर से, जो कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के द्वारा बना हो। इसके अलावा अपने पशुशाला का जो स्प्रे के द्वारा छिड़काव आसपास जो है ब्लीचिंग या सैनिटाइजर से करें नियमित रूप से। और शुद्ध पानी, चूँकि गर्मी का भी मौसम आ गया है तो हमेशा 24 घंटा अपने पशुओं को शुद्ध पानी की उपलब्धता बनाए रखें। खासकर ऐसा देखा जा रहा है कि शहरी क्षेत्रों में पशुपालक भाइयों को अपने पशुओं के जो चारा है उसके लिए दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनका जो चारा था दूसरे राज्यों से आने में परेशानी हो रही थी। हालांकि सरकार ने उस पर को संज्ञान में लेते हुए उस पर भी क्लियर ये अध्यादेश जारी कर दिया कि जो भी आवश्यक सेवाएं हैं वो जारी रहेंगी। पशुओं को संक्रमित रोगों से बचाने के लिए और मनुष्यों को भी इनसे बचने के लिए पशुपालन से संबंधित सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे किसी भी अनजान व्यक्ति को पशुशाला में प्रवेश नहीं करने दे। पशुशाला में प्रवेश करने से पहले हाथ और पैरों को अच्छे से साबुन से धो लें या सैनिटाइज करें। पशुशाला के प्रवेश द्वार पर फुटपाथ बनाएं और उसमें कीटाणु दवा जैसे लाल दवा, सैनिटाइजर आदि का घोल बनाकर भरकर रखें, जिससे पशु तथा अन्य किसी के प्रवेश करने से पहले पैरों द्वारा फैलने वाला संक्रमण रोका जा सकता है। खासकर मैं वैसे जो पशु प्रेमी हैं उनके लिए विशेष रूप से ये बताना चाहता हूँ कि अपने पशु, कुत्ता है या बिल्ली है, उसको अगर घर पर रखते हैं तो विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो ऐसा देखा गया है रिपोर्टिंग में भी कि कहीं ना कहीं ऐसा संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। अपने पशु को अपने पास रखें, लेकिन
आप उनको जब भी खाना दें या पानी दें तो मास्क पहन करके जाएं, उनका बर्तन को साफ सफाई ठीक से करें। दूध दोहने के पूर्व अपने हाथों और दोहन पात्र को अच्छी तरह से साबुन या वॉशिंग पाउडर से धो लें। दूध दोहने वाले ग्वाले को दूध दोहते समय हमेशा अपने बाल और मुंह ढक कर रखना चाहिए। दूध दोहने वाले ग्वाले के नाखून कटे होने चाहिए। साथ ही दूध दोहते समय किसी भी प्रकार का धूम्रपान न करें। जब ज़्यादा जरूरी हो तभी पशु चिकित्सक के पास जाएं, अन्यथा अपने पशु चिकित्सक से दूरभाष के द्वारा संपर्क करके टेलीमेडिसिन के द्वारा आप व्हाट्सएप के द्वारा उनसे सुझाव मांगें कि इस जो विकट परिस्थिति जो लॉकडाउन है उसके मद्देनज़र आवश्यक क्या क्या प्रावधान के द्वारा चिकित्सा किया जा सकता है। तो मैं सभी पशुपालक भाइयों से सभी पशु प्रेमियों से मेरा यही आग्रह होगा अन्नदाता के माध्यम से कि आप लोग सरकार के जो एडवाइजरी दी गई है और इसको अन्नदाता प्रोग्राम के तहत या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तहत आए दिन बताया जा रहा है, उसको आप लोग फॉलो करें। आप लोग अगर ऐसा करते हैं तो आप अपने लिए, पूरे परिवार के लिए, समाज के लिए एक बहुत बड़ा योगदान करेंगे और आने वाले समय में इस वैश्विक महामारी पर हम लोग विजय प्राप्त कर सकेंगे। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सारी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की तरफ। किसान भाइयों, बिहार में नीली क्रांति यानी कि मछली पालन की असीम संभावनाएं हैं और कई किसान इससे अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। अगर किसान मछली पालन के साथ अन्य कृषि सह व्यवसायों को अपनाए तो इससे और भी अधिक आमदनी कमा सकते हैं। तो चलिए मत्स्य पालन से संबंधित कृषि सह व्यवसायों के बारे में जानते हैं। तिरहुत मत्स्य महाविद्यालय जिला मुजफ्फरपुर के मत्स्य वैज्ञानिक डॉक्टर शिवेंद्र कुमार से। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। एक्चुअली समन्वित कृषि जो माना जाता है, जिसमें कि अलग अलग कंपोनेंट का खेती से रिलेटेड मतलब मछली से रिलेटेड अलग अलग कंपोनेंट को एक साथ फार्मिंग करने को समन्वित कृषि कहते हैं। खासकर मत्स्य आधारित जो समन्वित कृषि होती है, इसमें मत्स्य पालन के साथ साथ मुर्गी पालन, बत्तख पालन, गौ पालन, सुअर पालन सभी को एक साथ मछली पालन के साथ साथ करना होता है। अगर उससे करते हैं तो फायदा इसमें अनेक हैं, और अनेक का बोला जाए तो इसमें होता है क्या कि एक कंपोनेंट का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो दूसरे कंपोनेंट के लिए यूजफुल हो जाता है, जिसके कारण कि एक तरह से वेस्ट मैनेजमेंट भी हो जाता है। जो आपका वेस्ट निकल रहा है उसको कहीं कुछ फेंकने की जरूरत नहीं है, बाहर नहीं जाता है, उसको आप दूसरे कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं। अगर प्रदेश के किसान धान की खेती के साथ मछली पालन करें तो निश्चित ही सीमांत और लघु किसानों की रोजी रोटी का पुख्ता इंतजाम हो सकता है। धान संग मछली उत्पादन करके किसान अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। प्रदेश के क्षेत्र जहां वर्ष भर पानी की व्यवस्था रहती है, वहां धान संग मछली उत्पादन की समन्वित प्रणाली के तहत 2 फसलें खरीफ एवं रबी में मछली की एक फसल आसानी से ले सकते हैं। धान से मछली पालन का चुनाव करते समय इसका ख्याल रखना चाहिए कि भूमि में ज्यादा से ज्यादा पानी रोकने की क्षमता होनी चाहिए, सिंचाई के साधन मौजूद होने चाहिए। इस प्रकार की खेती सीमांत एवं लघु किसानों की आर्थिक उन्नति और प्रगति में विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध हो सकती है। और साथ ही साथ इसमें मत्स्य आधारित जो मत्स्य पालन है, इसमें सबसे अच्छा जो कंपोनेंट माना जाता है वो है बत्तख पालन का। बत्तख पालन से क्या होता है कि बत्तख जब तालाब में रहती हैं तो उनके जो चलने के कारण पैर के जो मोशन होते हैं उसके कारण तालाब में एरेशन होते रहता है, जिसके कारण कि ऑक्सीजन की मात्रा तालाब में बढ़ जाती है। तो मछली का ग्रोथ जो कि ऑक्सीजन और खाना इस दोनों पर डिपेंड करता है, उसमें मछली के ग्रोथ में जो ऑक्सीजन बढ़ती है बत्तख के कारण, उसके कारण उसके बहुत फायदा होता है। तो इस कारण से बत्तख पालन और मछली पालन इन दोनों का समन्वित कृषि जो है वो बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। मछली से बत्तख पालन से प्रति हेक्टेयर हर वर्ष 2500 से 3000 किलोग्राम मछली, 15,000 से 18,000 अंडे तथा 500 से 600 किलोग्राम बतख के मांस का उत्पादन किया जाता है।
इसके साथ साथ मुर्गा पालन में मुर्गा का जो बीट्स होता है, जो उसका फिकल बिटर होता है, उसमें नाइट्रोजन बहुत अच्छे से मात्रा में मिलती है। तो अगर मुर्गे के जो बीट्स होते हैं, जो फिकल बिटर है, उसको हम लोग यूज करें अगर अपने तालाब में, मछली के तालाब में, उससे हमें प्राकृतिक भोजन जो मछली को मिलती है उसका उत्पादन बहुत ही अच्छे से, अच्छा तरीके से होता है, ज्यादा होता है, तो मछलियों को खाने में दिक्कत नहीं होती है। मछली पालन के साथ मुर्गी पालन व्यवसाय लाभप्रद है। इस तकनीक के अंतर्गत मुर्गी की पोल्ट्री लीटर, विष्ठायुक्त भूसा, मछली पालन पोखर में खाद के रूप में डाला जाता है। इस प्रकार के मत्स्य पालन में ना तो जल क्षेत्र में कोई अलग से खाद डालने की आवश्यकता पड़ती है और ना ही पूरक आहार देने की जरूरत। मुर्गी सह मछली पालन से प्रति हेक्टेयर हर साल लगभग 2000 से 2500 किलोग्राम मछली, 60,000 से 72,000 तक अंडे तथा 550 से 600 किलोग्राम मुर्गी का मांस प्राप्त होता है। तीसरा चीज है जो कि पुराने जमाने से चली आ रही है, गाय के साथ। गाय का गोबर हम लोग तालाब में यूज करते हैं प्राकृतिक भोजन के लिए। यहाँ पर भी हम लोग गाय के साथ मत्स्य पालन करें तो ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलता है। इसके साथ साथ खेती के भी अलग अलग कंपोनेंट हैं जिसको कि हम मत्स्य पालन के साथ यूज कर सकते हैं, जिसमें सबसे अच्छा माना जाता है एक है केला का। केला का फार्मिंग अगर हम जैसे ही मत्स्य पालन के जो डाइक है, जो बांध है, उस पर अगर हम करते हैं तो उससे हमारे केले के जो पौधे हैं वो ज्यादा मजबूत, ज्यादा तंदुरुस्त, ज्यादा फलदायक होते हैं और साथ ही हमारा बांध का जो यूज होता है वो अच्छे से हो सकता है। इसके साथ साथ पपीता भी एक अच्छा कंपोनेंट माना जाता है जिसको कि कर सकते हैं। साथ ही माना जाता है कि जो तालाब का जो स्लोप होता है, उस स्लोप पर लत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, उस लत्तेदार सब्जियां का पालन कर सकते हैं। और दूसरे जो बाहर वाले जो स्लोप होते हैं वहां पर हम लोग अरहर की खेती करते हैं। तो और बीच वाले बांध पर किसी फलदायक पेड़ की, जिसमें कि फल है, केला है, पपीता है, इसकी खेती। तो इस तरह से अगर हम सब सारे जगह का उपयोग, एक एक जगह जो हमारे तालाब के जो बचे हुए उपयोग जगह हैं उसको उपयोग करेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा, किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। इसी मछली पालन के साथ अन्य व्यवसाय जैसे बकरी पालन, सूकर पालन, पशुपालन, खरगोश पालन आदि किया जा सकता है। साथ ही खेत की मेड़ों पर पुष्पों, फलदार पौधों, वानिकी वृक्षों को लगाकर भी अधिक आमदनी कमाई जा सकती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब भी इस प्रकार है। आप किसान भाइयों को नमस्कार। इस आज के समय में जो हमारे बीच ये कोरोना वायरस चला हुआ है, इस बीच में हम लोग किसानों के लिए जो अधिक से अधिक जानकारी दे सकें, उनको लाभ पहुंचा सकें, इसी संदर्भ में हम लोग आज किसानों को जो एक ग्रीष्मकालीन खेत की जुताई, जो हम कहते हैं गर्मी में खेतों की जुताई होनी चाहिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो कोरोना वायरस को लेकर हम कहेंगे कि किसान भाई सुरक्षित रहें, अपने मास्क का प्रयोग करें और ये देखें कि हम जो खेत में जो भी कृषि कार्य कर रहे हैं उसमें एक दूसरे से दूरी बना के रखें, सुरक्षित रहें और दूसरों के बीच भी संक्रमण न फैलाएं। अब हम बात करते हैं जो खेतों की तैयारी, जो गर्मी की जुताई है वो क्यों महत्वपूर्ण है। जैसा आप जान रहे हैं कि विभिन्न फसलों को बचाने के लिए या फिर हमारी मिट्टी को बचाने के लिए ग्रीष्मकालीन जुताई, जो गर्मी की जुताई है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसमें अगर मिट्टी पलटने वाले हल से खेत की जुताई कर देते हैं और उस पर पाटा नहीं देना है, प्लैंकिंग नहीं करना है, उसको खुला छोड़ दें, जिसके कारण जो सूर्य का जो तेज़ धूप है वो लगेगा और इसका बहुत सारा फायदा होगा। खेतों में ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई एक ऐसा लाभकारी कार्य है जिससे खरपतवार, कीट तथा रोगों का नियंत्रण तो होता ही है, साथ ही खेत में नमी की मात्रा एवं उसकी उर्वरा शक्ति में भी सुधार होता है। कृषकों को अपने खेतों में रबी फसलों के कटने के तुरंत बाद भूमि में नमी रहते ही गहरी जुताई कर देना चाहिए। यदि देरी हो जाएगी तो खेत की मिट्टी की ऊपरी परत धूप के प्रभाव से कड़ी हो जाती है, जिससे कृषि कार्यों में बाधा आती है। अतः खेत में गहरी जुताई करने से फसल उत्पादन की बहुत सारी समस्याओं का एक साथ निदान हो जाता है।
इसके बाद जो हमारे मिट्टी पे जो एक परत बन जाता है, हार्ड परत बन जाता है, जो काफ़ी सख्त होता है, उसको तोड़ने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी आने वाला समय हमारा खरीफ का सीज़न होगा। खरीफ मौसम में जो खरीफ फसलें लगेंगी उनके लिए खेत की तैयारी भी हो जाएगी। तो इससे हमें क्या होगा कि जो मिट्टी का जल धारण क्षमता है वो भी हमारा बढ़ेगा, और मिट्टी का जल धारण क्षमता बढ़ेगा तो जो हमारे फसलों का जो जड़ तंत्र है उसका विकास काफ़ी अच्छा होगा। मिट्टी को सहज रूप से पोषक तत्व मिल पाएगा इसके कारण। इसके बाद जो हमारे फसलों में जो लागत है, जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन हम कहते हैं, वो काफ़ी अधिक हो जाता है। तो सिर्फ एक काम ये गर्मी की जुताई करने से किसानों का जो लागत है वो काफ़ी अपने आप कम हो जाएगी। भूमि की उर्वरा शक्ति में सुधार। वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन गैस होती है। यह गैस वर्षा के जल में घुल जाती है। यदि पहली वर्षा का जल खेत द्वारा पूर्ण रूप से सोख लिया जाता है तो खेत की मिट्टी की उर्वरा शक्ति में सुधार होता है। खेत में गहरी जुताई करने से मृदा में वायु संचार बढ़ने के साथ साथ सूर्य के प्रकाश का मृदा में सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया आदि की क्रियाशीलता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, और यह सूक्ष्म जीव विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं को संचालित कर मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। इसके बाद जो हम ये सलाह देंगे कि जो खेतों की जुताई है अक्रॉस द स्लोप उसका इस्तेमाल करें, खेतों की जुताई करें। ये इन सब चीज़ों को अपनाने के बाद जो बहुत सारे हमारे जैसे निमेटोड हैं, जो कुछ ऐसे सूक्ष्म निमेटोड हैं जो कि मिट्टी के अंदर दबे होते हैं जिसको आप देख नहीं पाते हैं। अगर सिर्फ गर्मी की जुताई करते हैं तो ये निमेटोड ख़त्म हो जाएंगे और हमें काफ़ी राहत मिलेगी। फसलों को नुकसान से हम बचा पाएंगे, और मिट्टी को संरक्षित रखना और सुरक्षित रखना ये इस गर्मी की जुताई के माध्यम से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम अपने फसलों को भी सुरक्षित रख पाते हैं। तो आप सभी किसान भाइयों से अपने लागत को कम करने के लिए, अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए, अच्छी खेती के लिए, रोग और बीमारी से बचाव के लिए आप अगर गर्मी की जुताई करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।